हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल पर। और मैंने क्या आपको बताया था पिछली बार, गुलाम वंश हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग गुलाम वंश में जब कैमूर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, तो उसके बाद किस वंश की नींव डालता है? खिलजी वंश की। तो आप लोग हेडिंग डालिए खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था फिरोज़ शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी। संस्थापक संस्थापक था इसका जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसने 1290 में आपका कैमूर्स की हत्या कर दी थी। अंतिम गुलाम वंश के का जो सुल्तान था कैमूर्स, उसकी हत्या करने के बाद, ये बलबन का पोता था, ठीक है ना, जब हत्या कर देता है तो इसका शासन होता है 1290 से लेकर कब तक? 1296 तक। ठीक है, और इसी के समय बंगाल में एक मलिक छज्जू नाम का सूबेदार था, वो विद्रोह कर देता है। मलिक छज्जू नाम का एक सूबेदार होता है बंगाल का, वो विद्रोह कर देता है बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद इसके समय में और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, केवल यही इतनी का नाम है कि इसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। और मलिक छज्जू बंगाल का इसके समय विद्रोह कर देता है, और इसका कार्यकाल 1290 से 1296 है। और 1296 में जब ये देवगिरी पर हमला करने के लिए किसको भेजता है? उसको, अलाउद्दीन को। तो देवगिरी से लौट कर क्या करता है, दिल्ली न जाने की जगह वापस एक ठिकाना में चला जाता है, वहाँ क्या कहते हैं, गुजरात के थी पे, गुजरात में ही रुक जाता है, और वहाँ पे इसको वापस बुलाता है। तो यहाँ पे इसकी 1296 में हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में हत्या, ठीक है, इसकी हत्या हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपने अलाउद्दीन मूवी देखी होगी, अलाउद्दीन नाम था या पद्मावत नाम था उस मूवी का। ठीक है, उसमें क्या बोलता है, इसकी हत्या कर देता है 1296 में। और अलाउद्दीन जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, ये भतीजा भी था और दामाद भी था, सगा भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, बेसिकली अपनी बहन से ही शादी करी थी, चाचा की लड़की से। ठीक है, फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए अलाउद्दीन खिलजी। और जो सल्तनत काल है, इसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन कब से कब तक था? इसका शासन था 1296 से लेकर कब तक? 1316 तक। 1296 से 1316, और काफ़ी थी बढ़िया शासन था। ठीक है, एक थी राजा के तौर पर काफ़ी इसका सफल शासन था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो ये विश्व विजय के बारे में पहले सोचता है। तो विश्व विजय की बाद में एक दिल्ली का इसका कोतवाल दोस्त होता है, तो वो समझाता है कि देखिए, सिकंदर के पास तो अच्छी खासी सेना थी, मगर आपके पास अच्छी खासी सेना नहीं है ना, तो सिकंदर के जैसी आपके पास वो टीका नाम राजकोष भरा पड़ा है। तो इसीलिए उसके कहने पर ये दिल्ली संसार विजय का, जो यानी कि पूरी दुनिया को जीतने का वो विचार छोड़ देता है। उसके बाद ये क्या करता है, सिकंदर सानी की इसीलिए उपाधि धारण करता है, सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण करके ये सोचता है कि अब मैं पूरी दुनिया को भी टीका नाम विजय करूंगा। मगर फिर इसका कोतवाल दोस्त होता है, दिल्ली का वो कोतवाल होता है, वो इसको समझाता है कि देखो बाबू, इतना आसान नहीं है जीतना, इसीलिए ये छोड़ देता है। इसीलिए इसको सिकंदर सानी, या कहीं कहीं पर सिकंदर द्वितीय भी लिखा होता है, सिकंदर द्वितीय। ठीक है, इसने प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया था? प्रथम आक्रमण इसने किया था गुजरात पर। ठीक है, गुजरात के ऊपर। फिर उसके बाद यहीं पर गुजरात में ही आक्रमण के दौरान ही मलिक काफूर नाम का एक दास होता है। गुजरात अभियानों के दौरान ही इसको कौन मिलता है? मलिक काफूर मिलता है, मलिक काफूर। और मलिक काफूर इसका अंतरंग संबंधी था। ठीक है, बेसिकली टीका नाम जो जितनी भी आप लोग उसमें सुनेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत की जब से शुरुआत होती है, ठीक है, तो एक वर्ड आप लोग सुनेंगे, कैटामाइट। कैटामाइट बेसिकली ये होता है कि आप छोटे जो
पुरुष लड़के होते हैं उनके साथ इत्तिकाना में संबंध बनाते हैं तो उसको कैटामाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हर कोई रखता था, चाहे आपका इल्तुतमिश हो गया, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया या अलाउद्दीन खिलजी हो गया। तो उसी तरीके से समझ लीजिए ये मलिक काफूर जो था एक छोटा बच्चा तो नहीं था, मगर इसके साथ इत्तिकाना में इसके संबंध थे। बेसिकली आम भाषा में बताएं तो छक्का था, हिजड़ा। ठीक है, और कैटामाइट जो होता था, कैटामाइट छोटे बालकों के साथ संबंध बनाते थे। कैटामाइट आपका अकबर भी रखता था। ठीक है, अकबर के काल में भी अकबर इत्तिकाना में एक अपना पर्सनल कैटामाइट एक छोटा सा रखता था। ये कैटामाइट जो है ये आपका कहाँ से सबसे पहले प्रचलन हुआ, ये ग्रीस की सभ्यता में, ग्रीस और यूनान से ही उसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ पर आया, ईरान और पर्सिया में आया, ईरान और पर्सिया से अफगानों में आया, अफगानों के थ्रू फिर ये इंडिया में आया। इंडिया में जो इत्तिकाना मुस्लिम रूलर थे उनका एक कैटामाइट या उनका एक पुरुष अंतरंग संबंध रखने वाला एक होता था। तो उसी तरीके से मलिक काफूर भी था। ठीक है, और ये एक सेनापति भी था, बहुत अच्छा इत्तिकाना में लड़ाका भी था, इसलिए काफ़ी अलाउद्दीन का प्रिय था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ काम हैं। ठीक है, उन कामों से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी, और उसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू करी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ताकि चीज़ें इत्तिकाना में चीज़ों का दाम जो होता है वो उसके हाथ से बाहर न जाए। जैसे कि इत्तिकाना में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना तो कर दी, मगर उसके बाद जो वहाँ दिल्ली का प्रशासन था या भारत का जो प्रशासन था वो उतना अच्छा सा इस्टेब्लिश नहीं था। तो उसको इसने सोचा कि कहीं इत्तिकाना में जो जनता अगर मुझसे नाखुश हो गई तो मेरे लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसने जनता को खुश करने के लिए और सैनिकों का वेतन इतनी आसानी से दिया जा सके, इसके लिए क्या करा इसने कि मैं सैनिक को ऐसा ना हो कि मैं सैनिक को 10 रुपया दूँ और बाज़ार में इत्तिकाना में सब्ज़ी मिल रही है 20 रुपया की, जाए वो सब्ज़ी खरीदने 10 रुपया में सब्जियाँ ना खरीद पाए, आए फिर हमारे ऊपर विद्रोह कर दे तो हम लड़ाई बड़ाई कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करी। ठीक है, और इसने क्या किया, भूमि की पैमाइश कराई। बेसिकली उस टाइम इत्तिकाना में कर जो था वो ऐसे नहीं था कि जो उमरा वर्ग है यानी कि जो बड़ा वर्ग है वही कर देगा, उसमें उस टाइम किसानों से भी कर लिया जाता था। अब ना आपका जब चौधरी चरण सिंह की सरकार आई तब ना इत्तिकाना में किसानों से कर माफ़ कर दिया गया, नहीं तो अभी हाल ही में आज़ाद देश होने के बाद भी इत्तिकाना में किसानों से कर लिया जाता था। ये तो जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तब जाके किसानों से कर माफ़ किया गया। तो जब किसानों को कर लगाया जाएगा तो उनकी भूमि की देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अलाउद्दीन ने क्या कराया, भूमि की पैमाइश कराई, भूमि की पैमाइश करवाई, और पैमाइश करवा के इसने लगान का जो निर्धारण था, जो भूमि के ऊपर लगान निर्धारण होता था उसके लिए दीवान ए मुस्तखराज बनाया, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सामूहिक जो समारोह होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, सामूहिक समारोह व शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, समारोह एंड शराब के ऊपर। देखिए सामूहिक समारोहों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का इसका क्या कारण था, इसका कारण ये था कि जो बड़े बड़े वर्ग थे, जैसे आपके उस टाइम के मुल्ला थे या आपके उमरा वर्ग के लोग थे या उलेमा थे, तो ये लोग सामूहिक समारोहों में इकट्ठा होते थे। जैसे शादी ब्याह हुआ तो उसमें सुल्तान के खिलाफ साजिश रचते थे कि सुल्तान को कैसे इत्तिकाना में हटा दें और हम अपने हाथ में कंट्रोल ले लें। तो इसने क्या किया, सामूहिक समारोहों पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी सामूहिक समारोह में इकट्ठा नहीं होगा, नहीं तो तुम लोग इत्तिकाना लगोगे मेरे खिलाफ ही करने। और उसके बाद शराब के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया, शराब के ऊपर इसने इसलिए प्रतिबंध लगाया कि इसके टाइम पे मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए। कितनी बार मंगोल आक्रमण हुए थे, कुल टोटल 6 बार आक्रमण हुए थे, कुल 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे, सबसे ज़्यादा बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो एक बार ऐसा इतिहास हुआ और कि मंगोलों का आक्रमण होता है तो वहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ के अभियान पे गया होता है, चित्तौड़गढ़ का अभियान हम लोग पढ़ेंगे आगे, चित्तौड़गढ़ के अभियान पे गया हुआ होता है। तो उसी टाइम इत्तिकाना में मंगोल जो होते हैं, ये आपके जैसे मान चलिए ये आपका इंडिया है, यहाँ पे देखिए ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से मंगोल आए तो इधर आक्रमण किए। तो पंजाब वाले क्षेत्र पर जब मंगोल आक्रमण किए तो वहाँ के जो सैनिक थे ये पियक्कड़ होकर पी के एकदम लुंड बैठे थे।
ठीक है। तो फिर उसके बाद तब यहाँ पे ये किला हार जाता है। हालांकि ये उस टाइम वहाँ पे होता नहीं, ये होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का घेराव किया रहता है, तो मंगोल इस किले के ऊपर तिकानम कब्जा कर लेते हैं। तो वापस से फिर ये जब ये चित्तौड़गढ़ से वापस जाता है तो देखता है, तो वहाँ पे रिव्यू करता है कि क्यों हारे हम लोग। तो रिव्यू करता है तो पता चलता है कि जो सैनिक थे वो पी के एकदम मस्त थे। तो जो शराब बेचा रहता है उसका हाथ कटवा देता है, और का नाम जितने भी सैनिक थे उनका गर्दन कटवा देता है। और यहीं पर का नाम ये शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है कि ये किला आसानी से बचाया जा सकता था, मगर तुम पियक्कड़ों की वजह से मैं ये किला हार गया। उसके बाद फिर वापस उस किले का घेराव करता है और यहाँ पर, और वापस से वो किला अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, पेशावर का किला था, इसीलिए का नाम शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और इसने घोड़ों का नाम घोड़ों को दागने भी शुरू किया कि घोड़ों के ऊपर निशान लगाएंगे कि मेरे घोड़े कौन हैं। जैसे उस टाइम जो घोड़े होते थे वो डायरेक्ट सुल्तान के अंदर नहीं होते थे। सुल्तान क्या करता था, एक सरदार कोई सरदार होता था या सूबेदार टाइप का होता था, तो उसके अंदर कह देता था कि तुमको 10 घोड़े रखना है। ठीक है, तो 10 घोड़े का नाम रखने की जिम्मेदारी तो सूबेदार के ऊपर आ गई। तो कई सूबेदार होते थे वो काफ़ी चालाक होते थे। वो क्या करते थे, एक का घोड़ा या मरियल सा घोड़ा ले जाके गिनती में करवा देते थे, या एक का घोड़ा को 4 बार गिनवा देते थे। एक घोड़ा है तो उसको 4 बार गिनवा दिए, तो 4 घोड़े गिना जाता था। भाई आखिर में है तो हम भारतीय ही, किसी न किसी तरीके से का नाम वो भ्रष्टाचार करने का रास्ता तो निकाल ही लेंगे। तो जब एक ही घोड़े को 4 बार गिनाएंगे, जब युद्ध हुआ तो मालूम चला कि 4 घोड़े हैं ही नहीं, घोड़ा तो एक ही है, वो भी मालूम चला कि मरियल सा है। तो इसने क्या किया, कहा कि घोड़ों को दागो, और हर घोड़े के ऊपर नंबर लिखवा देता था कि यही 1 नंबर, यही 2 नंबर, यही 3 नंबर, ताकि हाँ पता रहे कि हाँ 4 नंबर का घोड़ा है तो 4 नंबर उस पर छपा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से घोड़ों को दागने की प्रथा करी। और क्या किया, इसने सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया। सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया। सैनिकों का हुलिया रखने से ये होने लगा कि जैसे बाहर का कोई का नाम है आपके सैनिक या सैन्य कैंप में घुस के कोई गुप्त बातें चुरा न ले जाए। ठीक है, या किसी अपनी सेना का नाम जो रहस्य है वो किसी दुश्मन की सेना को न बता दे। इसलिए क्या किया, इसने सैनिकों का हुलिया रखने का शुरू किया। और इसके जो दक्षिण भारत के अभियान है या इसके अभियान अलाउद्दीन के अभियान, उनसे भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो आइए आप लोग अपना अगला हेडिंग डालिए, अलाउद्दीन के अभियान। अलाउद्दीन के अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन के अभियान। इसका पहला अभियान किसके खिलाफ था? पहला अभियान मैंने बताया था ना, गुजरात पे किया था, गुजरात। और किसके खिलाफ किया था? कर्णदेव। उस टाइम यहाँ का शासक कौन था? कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव को ये हरा देता है, और कर्णदेव की जो रानी होती है ये इससे शादी कर लेती है अलाउद्दीन खिलजी से। फिर दूसरा अभियान किसके खिलाफ था? दूसरा अभियान था रणथंभौर हमीरदेव के खिलाफ। रणथंभौर, यहाँ का शासक हमीरदेव था। फिर तीसरा अभियान किसके खिलाफ था? मेवाड़ के राणा रतन सिंह। मेवाड़ राणा रतन सिंह। चौथा अभियान किसके खिलाफ था? मालवा के महालक सिंह। और इन्हीं रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा। पद्मावती की जो कहानी है, जो का नाम चित्तौड़गढ़ का घेरा है, और राणा रतन सिंह है, और उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अभियान है, और पद्मावती के द्वारा जौहर का जो सीन है, ये सब चीज़ें आपका कहाँ से मिलती है? पद्मावत से मिलती हैं, पद्मावत से। और इसको कहीं और नहीं लिखा गया। पद्मावत ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मेवाड़ के राणा रतन सिंह हो गए। फिर उसके बाद आपका मालवा के महालक, मालवा के शासक महालक। और फिर आपके पांचवा अभियान कहाँ था? इसका पांचवा अभियान था जालौर। और ये क्रम में लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्रम लगाने का अब एग्जामों में पूछ दे रहा है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं उनसे हट के थोड़ा आप लोग देखते होंगे एसएससी का जीके किस तरीके से पूछ रहा है। जालौर के कल्हड़ देव के खिलाफ था। फिर छठा अभियान किसके खिलाफ था? छठा अभियान ये और दक्षिण भारत का पहला अभियान ये देवगिरी के खिलाफ था। देवगिरी का जो यादव वंश था उसके खिलाफ था। देवगिरी का यादव वंश। इस समय यहाँ का शासक था रामचंद्र देव।
देवगिरी के ऊपर इसने 2 बार आक्रमण किया। रामचंद्र देव, मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था ये आक्रमण, और शंकर देव, ठीक है, शंकर देव। और यहीं से इसको कोहिनूर हीरा भी प्राप्त होता है। देवगिरी के अभियान पर ही इसको कोहिनूर हीरा मिलता है। कोहिनूर यहीं पे ठिकाना अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है। और देवगिरी पर अभियान करने के लिए किसको भेजा था इसने? मलिक काफूर को। मलिक काफूर पहले हिंदू था, ठीक है, मगर बाद में ये ठिकाना में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। कोहिनूर हीरा मिलता है। और ये देवगिरी का अभियान इसका दक्षिण भारत का पहला अभियान है। दक्षिण भारत का पहला अभियान, ठीक है। और उसके बाद आपका दक्षिण भारत में और कौन से अभियान हुए थे? दक्षिण भारत में आपका 7वां नंबर पे डालिए वारंगल का प्रताप रुद्रदेव। वारंगल आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे प्रताप रुद्र के खिलाफ किया था। प्रताप रुद्र सेकंड खिलाफ। 8वां अभियान किसके खिलाफ किया था? 8वां अभियान इसने किया था द्वार समुद्रम, होयसल जो शासक थे उनके खिलाफ। द्वार समुद्रम, होयसलों की राजधानी मैंने बताया था ना, द्वार समुद्रम थी। द्वार समुद्रम पे इस पे आक्रमण किया। तो इस समय यहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय, ठीक है। फिर आपका मदुरै के पांड्यों के खिलाफ। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरा थी, ठीक है। तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर आप लोगों ने सुना होगा। वीर पांड्यन के खिलाफ, ठीक है। इस तरीके से ये दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत में आपका देवगिरी का अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट। देवगिरी का अभियान आप लोग अच्छे से रट लीजिए। कौन वहाँ का शासक था, किसके, यार हद है। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का पहला अभियान देवगिरी था, ठीक है। और इसके बाद जो अन्य शासक हुए वो काफ़ी कमज़ोर थे, उनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। इसका जो बेटा था नंगा ठिकाना में दरबार में घूमता था। इस तरीके से छोटे मोटे शासक हुए, उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इस वंश का सबसे अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक ये था आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा था जो मूल रूप से भारतीय मुसलमान था। मूलतः भारतीय मुसलमान था। ये ऐसा नहीं था कि अफगान से या कहीं बाहर से आया हुआ था। ये मूलतः भारतीय मुसलमान था, ठीक है। और ये काफ़ी ठिकाना में उस टाइप का शासक था, क्या कहते हैं, धर्म सहिष्णु, ठीक है। सभी धर्मों को समान नज़र से देखता था। और इसके समय में जो खिलजियों का जो महल था, ठीक है, उस महल में इसने हिंदू देवी देवताओं को की उपासना करने की भी अनुमति दी थी। इसीलिए इसको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह को जगत गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आपका नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक वंश की नींव डालता है। तो चलिए अगला हम लोग पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए तुगलक वंश। और सबसे ज़्यादा समय तक, ठीक है, किसका शासन था? इन तुगलकों का शासन था। कब से कब तक? 1320 से लेकर कब तक? 1320 से मैंने बताया था ना, अरे 1412 तक, ठीक है। इतना लंबा शासन था। सबसे लंबा इन्हीं का था। पूछ देता है सबसे लंबा किसका था, तो तुगलकों का था। सबसे छोटा किसका था, तो खिलजियों का था, ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और हाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को, आप लोग यहीं कहीं पेज में अपनी जगह बची हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी। अमीर खुसरो तोता ए हिंद, इसी के दरबार में रहते थे। तोता ए हिंद की उपाधि इनको दी थी।
देखिए तुगलक वंश का मैंने संस्थापक बताया गयासुद्दीन तुगलक, और इसने अपनी उदारता की नीति अपनाई थी, ठीक है, क्योंकि खुसरो शाह काफ़ी उदार था, तो देखा इसने कि शासन करने में आसानी हो रही इसीलिए। और ये नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक है, नहरों का इसने निर्माण कराया था, नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। पहला शासक। और जो शारदा नहर आपकी उत्तर प्रदेश की है उसका नींव इसने रखा था, ठीक है, शारदा नहर, ठीक है, उसका नींव किसने रखा था, इसी ने रखा था। और इसने क्या किया, इसने तुगलकाबाद नामक, जो दिल्ली में रहते होंगे उन लोगों ने सुना होगा तुगलकाबाद, अभी एक टूटा फूटा खंडहर है, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करी, नामक नगर बसाया, ठीक है, और वहाँ पे एक किला बनाया। इसका शासन ख़त्म हो गया आपका, और इसमें ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका ईयर याद कर लीजिए, इसका ईयर था 1320 से लेकर 25, 5 साल, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के तहत आया। फिर उसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, मृत्यु कैसे होती है, निज़ामुद्दीन औलिया जो होता है इसके बेटे को चढ़ाता रहता है, ठीक है, जो निज़ामुद्दीन औलिया था, निज़ामुद्दीन औलिया, ये इसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या करता था, इसके कान भरा करता था अपने बाप के खिलाफ, गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ। तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय बंगाल अभियान पे गया हुआ होता है, आप लोग इसको एक कहानी की तरह सुन लीजिएगा, ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इति का नाम गया होता है बंगाल की तरफ, तो वहाँ बंगाल में जब ये जाता है तो इसको पता चलता है कि इति का नाम ये मेरे बेटे का कान भर रहा है, तो वहाँ से ये संदेश भिजवाता है निज़ामुद्दीन औलिया को कि मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़ के चले जाना, इसी में तुम्हारी खैरियत है, ठीक है। तो उसके बाद ये निज़ामुद्दीन औलिया वापस इसको क्या संदेश भिजवाता है कि दिल्ली हुनूज दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। बेसिकली ये टोंट मारता है कि इति का नाम जब ये बोलता है गयासुद्दीन तुगलक कि दिल्ली छोड़ के चले जाना मेरे आने से पहले, तो ये कहता है दिल्ली अभी दूर है हुजूर। तो उसके बाद ये आता है, तो इसके स्वागत में, गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पुराना नाम था जौना खां, एक लकड़ी का महल बनवाता है। कहाँ पर, यहीं पर तुगलकाबाद नामक नगर में लकड़ी का महल। और लकड़ी के महल में जब ये बैठता है तो ये निज़ामुद्दीन औलिया की सहायता से, जो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये आग लगवा देता है, और इसी थी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक कौन बनता है, इसके बाद शासक बनता है आपका ये लंपट मूर्ख महाराज मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन था 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। और ये काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, ऐसा नहीं था कि इति का नाम में इधर उधर का शासक था, चाहे छोटा मोटा, काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का आप लोग वास्तविक नाम थोड़ा देख लीजिएगा, इसका वास्तविक नाम इसका वास्तविक नाम था उलूग खां, उलूग खां, और क्या था, जौना खां की थी आदमी। अभी आपका इसका एक चचेरा भाई होता फिरोज शाह तुगलक, ये जौनपुर की स्थापना करता है। जौना खां या उलूग खां इसके बचपन का नाम था। जब ये शासन पर बैठता है तो जौना खां या उलूग खां अपना नाम बदल कर क्या कर लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान। इसीलिए इति का नाम है, जब ये डिबेट उठती है कि क्या राजनीति में आने वाले संसद सदस्यों में इतनी शैक्षिक योग्यता रखनी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत बढ़िया शासन कर लेंगे, या ऐसा नहीं है कि आप इति का नाम गोबर गणेश हैं तो भी आप बढ़िया शासन कर लेंगे। शासन करने का प्रणाली दूसरा होता है, ठीक है, उस सबके बस की बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक। मगर जितना इति का नाम, इसका चाहे एक किस्मत कहिए चाहे इति का नाम कुछ और कहिए, जितना ये इति का नाम लागू करता है सुधार, ये चाहे और बाकी चीज़ें, सब की सब फ्लॉप हो जाती हैं। इसके प्रमुख कार्य, आप लोग प्रमुख कार्य में इति का नाम इसके देख लीजिए।
अब देखिए अकबर जो था वो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम निरक्षर गोबर गणेश था, मगर फिर भी इतनी का नाम अकबर जैसा महान शासक इतनी का नाम कोई हुआ नहीं। फिर देखिए इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक एकदम अच्छा खासा पढ़ा है और उसको 3-4 भाषाएं आती थी मोहम्मद बिन तुगलक को, सोचिए इतना विद्वान था। इसने क्या किया, सबसे पहले तो दोआब में कर वृद्धि करी, दोआब में कर वृद्धि। जब ये दोआब में कर वृद्धि करता है, दोआब यानी गंगा यमुना का दोआब, दोआब की पहली आर्थिक रूप से का नाम उसके बारे में आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक है, दोआब को। मगर दोआब में पूर्ण रूप से कर वृद्धि किसने करी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। और इसका किस्मत सोचिए, जब ये दोआब में कर वृद्धि करता है तो उसी टाइम सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये इसकी योजना फटफटी लेके सब, इसकी वजह से ये योजना इसकी फ्लॉप हो जाती है। दोआब में ऐसे टाइम पे कर वृद्धि करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से, राजधानी जो थी वो दिल्ली से ले जाकर, दिल्ली से कहाँ ले जाता है, दौलताबाद, दौलताबाद राजधानी को दौलताबाद ले जाता है। दौलताबाद आपका देवगिरी में पड़ता है, देवगिरी में, ठीक है। बेसिकली इसको ले जाने का इसका कारण काफ़ी इमोशनल भी था और काफ़ी ज़रूरी भी था। ये सोचता था कि मैं दिल्ली से इत्ती नाम में शासन करूँगा तो नॉर्थ में तो कंट्रोल कर पाऊँगा, मगर साउथ में जो इत्ती इलाका है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो साउथ को कंट्रोल करने के लिए दौलताबाद राजधानी ले जाता। और इसकी जो परवरिश हुई थी वो दौलताबाद में हुई थी। तो थोड़ा जैसे आदमी का अपने बचपन से लगाव होता है, तो इसी वजह से ये दौलताबाद राजधानी लेकर जाता है। और जब दौलताबाद राजधानी लेके जाता है तो रास्ते में पूरा दिल्ली उल्ली खाली करवा के सब व्यापारी महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं तो उन सबको ले जाता है। तो ऐसा माना जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि 20 लाख लोग तो दिल्ली से चले थे, मगर दौलताबाद पहुँचते पैदल पहुँचते वहाँ पे केवल 8 ही लाख लोग पहुँच पाए थे, ठीक है। बीच में सारे के सारे मर गए थे। अरे पैदल जाना था, ऊपर से मई जून के महीने में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लेकर गया ठिकाना में, कई लोग भूख प्यास से, चाहे कई लोग उस तरीके से जब मर गए। जब ये दौलताबाद पहुंचा तो वहाँ पे ठिकाना में दक्षिण में काफ़ी विद्रोह हो रहे थे, तो वहाँ पे ठिकाना किसी तरीके से किया, अपना शासन वासन जमाया, थोड़ा शांति उनती बैठाया। तो क्या हुआ, दिल्ली में आपका विद्रोह होने लगा, दिल्ली में विद्रोह हो गया, बंगाल में विद्रोह हो गया, पंजाब में विद्रोह होने लगा। तो फिर ये वापस दौलताबाद से अपनी राजधानी कहाँ लेकर आता है, दिल्ली लेकर आता है। और जैसे ही दिल्ली वापस आता है तो वापस दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगता है। तो इस तरीके से ये इसकी योजना भी क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है। ये योजना भी इसकी फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद क्या करता है, इसकी एक और थी, इसका एक और कार्य था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, शुरू करवाता है। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन, जब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करवाता है तो इसने क्या किया, सोने के सिक्के जारी किए ताकि उनका ठिकाना नाम न हो पाए, क्या कहते हैं, पायरेसी न कोई कर पाए या नकली सिक्के न चलने पाए। तो जिस चीज़ के लिए सोने के मुद्राएं चलवाता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, कुछ सांकेतिक मुद्राएं प्रचलित करवाता है, कुछ सोने की मुद्राएं। तो क्या करते हैं लोग जो होते हैं, जो आम जनमानस जो होता है, जो भ्रष्ट आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्जी सिक्के ढालने लगते हैं इसी के नाम से। जब फर्जी सिक्के ढालने लगते हैं तो ये उससे भी महान मूर्ख क्या करता है, जो फर्जी सिक्के होते हैं उनको वापस ले लेता है। जो पीतल के और तांबे के सिक्के थे उनको वापस ले लेता है और उनके बदले में सोने के सिक्कों से बदलने लगता है। हाली ये सोने के सिक्कों से मैं बदल दूंगा। और इस तरीके से इसकी योजना ये भी फ्लॉप हो जाती है, सांकेतिक मुद्रा वाला भी। उसके बाद क्या करता है, ये खुरासान व कराचील का अभियान करता है। खुरासान व कराचील का अभियान, और ये भी फ्लॉप हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे फ्लॉप हो जाता है अभियान। खुरासान जो होता है ये आपका उस टाइम का ईरान का भाग था। तो ये सोचता है कि खुरासान में का नाम उस टाइम
कि पावर स्ट्रगल चल रहा होता है, जो वहाँ का शासक होता है, तो उस टाइम के पावर स्ट्रगल को ये सोचता है कि इसको मैं मुद्दा बनाऊंगा और अपने का नाम है ईरान के ऊपर अधिकार कर लूँगा। तो इसके लिए क्या करता है, सैनिकों को अग्रिम वेतन दे देता है। सैनिकों को अग्रिम वेतन जब दे देता है तो सारे सैनिक बैठे रहते हैं। तभी जब ये अग्रिम वेतन पूरा एकदम पेमेंट वेमेंट कर देता है, अभी सोच ही रहता है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे, हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक खुरासान में वापस से सत्ता संघर्ष खत्म हो जाता है। सत्ता संघर्ष खत्म हो जाता है और वहाँ पे एकदम मजबूत का नाम शासक आ जाता है। उसकी वजह से यह अभियान भी इसका स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कराचील आपका आज के उत्तराखंड में पड़ता है। कराचील में अभी तक जितने भी शासक हुए थे वो सारे के सारे दिल्ली, पेशावर, पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, बंगाल और दक्षिण भारत की तरफ ही गए हुए होते हैं। कोई भी पहाड़ों की तरफ का नाम में अभियान नहीं किया होता। तो ये सोचता कि मैं पहला शासक होऊंगा जो का नाम है उत्तराखंड का जो पीर पंजाल वाली पहाड़ियाँ हैं उन पे अधिकार करूँगा। तो ये अपने सैनिकों को वहाँ भेजता है। अब इसके सैनिक जो पैदल का नाम सैनिक थे और ऊपर से उनको मैदानों में लड़ने का अनुभव था, पहाड़ों में लड़ने का अनुभव नहीं था। कुछ सैनिक थे वो खाइयों में गिरकर मर गए। पहली बार आप जा रहे हैं खाई में लड़ने के लिए, पहाड़ों में लड़ने के लिए। कुछ सैनिक का नाम भूख से वहीं पर मर गए। अरे पहाड़ों में ज़मीन पर तो जो मैदानी इलाका था वहाँ तो फिर भी का नाम है कोई ना कोई खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पहाड़ में आप कहाँ खाना पीना खोजने जाएंगे। इसी तरीके से जो सैनिकों थे कई थी इधर उधर भटक उटक के मर मुरा गए। तो ये कराचील अभियान भी इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इसके सारे के सारे अभियान थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इसीलिए एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जॉली LLB 2। उसमें वो माथुर क्या कहता है कि आप अपने आप को तुगलक मत समझिए। इसीलिए वो बोलता है कि आप बड़े पद पे हैं तो आप जो मन चाहे वो फरमान मत निकालिए, आप अपने हिसाब से इतनी निकालिए। तो नहीं कहता कि एक बार आप इस गद्दी पर बैठ कर देखिए, आप मुझे तुगलक बोल रहे हैं, सारा आपकी का नाम वकालत भूल जाएगी। देखा होगा, अरे मूवी अच्छी है जॉली LLB 2, अक्षय कुमार वाली। फिर देखिए इसी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक मोरक्को का यात्री आया था। मोरक्को को एक बार SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछ दिया था मूर देश किसे कहते हैं। तो मूर देश मोरक्को को ही कहा जाता था, मूर देश। ठीक है, मोरक्को का यात्री कौन आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। और इसको ये दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, सॉरी शक्तिमान। इब्न बतूता इस तरीके से होगा, इब्न बतूता आता और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। ये काफ़ी का नाम होशियार आदमी था इब्न बतूता। तो इसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश बना देता है और इसको राजदूत बनाकर चीन भी भेजता है। राजदूत बनाकर ये इब्न बतूता को चीन भी भेजता है। और इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, इसने एक ग्रंथ लिखा था रेहला इसका का नाम है इब्न बतूता का ग्रंथ है। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी बेसिकली, जो इसकी यात्रा विवरण था उसी का का नाम है। और इब्न बतूता कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फिर का नाम 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1351 में इसकी मृत्यु होने के बाद जो इसका चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। और इसका शासन कब से कब तक था, इसका शासन था 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए, स्पेशली केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, बाकी अन्य धर्मों के लिए नहीं, काफ़ी उदारतापूर्ण, ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के गले कटवा देता था, मगर इसने मुसलमानों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो इसके टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक अपने टाइम पे क्या करता है, लोगों को लोन बांटता था। क्या करने के लिए कि आप लोग अपना व्यापार कीजिए, अपना कुछ काम धंधा कीजिए, जैसे आजकल मोदी जी कर रहे हैं। ये हमारे आधुनिक भारत के का नाम मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ठीक है, मोदी जी समझ लीजिए इस टाइम के मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तो ये क्या करता है, जो लोन बांटा करता था मोहम्मद बिन तुगलक फ्री का, उसको पहले बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वहाँ पर क्या करता है, केवल एक का नाम इस्लामी कानून के आधार पर केवल 4 कर लगाता है। 4 कर,
और कई तरीके के कर भी लगाता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन सभी करों को समाप्त करके 4 कर लगाता है, 4 करों को। और वो 4 कर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, पहला आपका होता है खराज। खराज यानी कि जो जोती हुई भूमि से लिया जाता था। फिर उसके बाद खुम्स। खुम्स खुम्स क्या होता है? ये जो युद्ध में जो इतनी का नाम लूट का माल होता था उसको खुम्स कहा जाता था। खुम्स के बाद होता है आपका जजिया। जजिया गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, ठीक है, जो हिंदू वगैरह थे उनके ऊपर लगाया जाता था। फिर उसके बाद आपका जकात, ठीक है, ये केवल 4 करों को लगाता है, ठीक है। और इसने क्या किया, पहले आपका ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया जाता, केवल आम हिंदुओं के ऊपर ही लगाया जाता था। मगर इसने क्या किया, कहा कि जजिया कर जब ये ब्राह्मण हैं सबसे ज़्यादा, तो इत्ती का नाम दक्षिणा ले लेके इत्ती का नाम बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले जजिया कर इनके ऊपर लगाओ। जजिया कर किनके ऊपर लगाया? ब्राह्मणों के ऊपर सर्वप्रथम लगाया। ब्राह्मण जैसे होशियार होते थे, जो भी सुल्तान शासक बनता था उसके यहाँ चटुआई इतनी करने में पहुँच जाते थे, लगते थे उसकी वाली गाने उन्हें, तो ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगाया जाता था। मगर इसने कहा कि काहे ब्राह्मणों को छूट दी जाए, सबके ऊपर लगना चाहिए जजिया कर, तो इसने जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया। फिर उसने क्या किया, इसने जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक चलवाया था उन सबको ख़त्म करके ससगनी नाम का सिक्का चलवाया। ससगनी नाम का सिक्का चलवाया, ठीक है। ससगनी नाम के सिक्के को चलाया और इसी का नाम है, इसने जौनपुर की स्थापना करी। जौना खां की स्मृति में। बेसिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक का वो था, चचेरा भाई था, और ये शासक भी नहीं बनना चाहता था। मगर ये इसी का नाम इसके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद और कोई बचा नहीं था लायक, और साम्राज्य की हालत एकदम खस्ता हाल थी। उस टाइम ये भी काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था। इसकी वजह से लोग जो उलेमा थे उन्होंने इसको सुल्तान बनाया कि नहीं तुम ही सुल्तान बनो, तुम काफ़ी समझदार लगते हो, इसलिए। तो इसने जौनपुर की स्थापना करी थी अपने भाई की स्मृति में, भाई की याद में जौनपुर की स्थापना करी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसने दारुल उल सफ़ा में क्या किया जाता था, जो मुसलमान थे उनका इत्ती का नाम है वो मुफ्त इलाज किया जाता था, ठीक है। मुसलमानों का मुफ्त इलाज करने के लिए दारुल उल सफ़ा की स्थापना करी। फिर उसने क्या किया, दीवान ए खैरात, ये काफ़ी दान उन भी देता था जो गरीब मुसलमान व्यक्ति थे। इसका केवल समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ये अकबर था, मगर मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए इतनी ऐसा नहीं था कि इतनी का नाम बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, चाहे वो करता था, कुछ नहीं करता था। मगर इतनी मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए इसने काफ़ी प्रयत्न किए, ठीक है। इसने दीवान ए खैरात विभाग भी बनाया, दीवान ए खैरात विभाग। इसमें दान दिया जाता, जो गरीब मुसलमान थे उनकी शादी के लिए, उनकी बेटियों की शादी वगैरह के लिए इसने दीवान ए खैरात विभाग बनाया। दीवान ए खैरात के बाद और इसने क्या बनाया था, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान के अंतर्गत ये होता था कि पहले इसने दास प्रथा आते ही समाप्त कर दी, ठीक है। दास प्रथा जब समाप्त कर दी तो इसने ये नियम बनाया कि पूर्णतः दास प्रथा नहीं समाप्त होगी। जैसे आप कहीं किसी मार्केट में गए और किसी दास को ख़रीद कर लेकर आए, तो अब केवल दास वो जिसको आप ख़रीद कर लेकर आए हैं, जैसे ये मान चलिए आप हैं, ठीक है, ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, गए और यहाँ पर एक दास को लेकर आए, छोटा सा इसको बना देते हैं, ठीक है, ये दास लेकर आए, तो ये जो दास है ये केवल यही आपका दास रहेगा। इसके जो बच्चे होंगे ये आपकी दास नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि जो इतनी का नाम हमारा नौकर है उसका बेटा भी नौकर होगा, उसके बाद उसका बेटा नौकर होगा, इस तरीके से नहीं होने पाएगा, ये आपका दास नहीं हो सकता। तो इन दासों की देखभाल के लिए इसने क्या बनाया था, ये जो इनके बच्चे थे दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान बनाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। दीवान ए बंदगान बनाया। और क्या था इसका, इसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी, यानी कि सड़कों को बनाने का, ताकि अच्छे से इतनी का व्यापार वगैरह फल फूल सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी हैं। हमारे आज के मुझे तो लगता है मोदी कैबिनेट में सबसे बढ़िया मंत्री नितिन गडकरी हैं, ठीक है। लोक निर्माण विभाग का निर्माण कराया और सबसे ईमानदार भी। हाँ, ये बात अलग है कि उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो चोरी करें, तो बात अलग है, मगर मुझे इत्ती का नाम है
एक राजनेता के तौर पे इत्ती का नाम है नितिन गडकरी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं बीजेपी से एकदम सख्त नफरत करता हूँ, फिर भी सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी, और मैं तो चाहता हूँ कि वो आदमी देश का एक दिन प्रधानमंत्री बने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी, और इसने सिंचाई कर, यानी कि जिसको हक ए सर्व कहा जाता था, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, हक ए सर्व। हक ए सर्व लगाने वाला दिल्ली का ये पहला सुल्तान था। सिंचाई के ऊपर, यानी कि जो नहरें बनती थी, जो आपकी आज की शारदा नहर है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ती बुलंदशहर के पास, उसको निर्माण कराने वाला भी यही है, ठीक है। और फिरोज़ाबाद जो आपका जौनपुर की स्थापना के साथ साथ इसने फिरोज़ाबाद की भी स्थापना करी थी। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद वालों, ये जिस शहर में रहते हैं उसको फिरोज शाह तुगलक नहीं बसाया था, ठीक है। फिरोज़ाबाद, और ये काफ़ी शहर बसाता था। इसके शहरों की लिस्ट देखेंगे तो एक अलग जी के तैयार हो जाएगा। फतेहाबाद इसने बसाया था, फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद जो आपका हरियाणा में हिसार पड़ता है, पहले आपकी जो गोरखपुर से चलकर हिसार तक जाती थी, वही वाला हिसार, पानीपत के पास पड़ता हिसार, उसको बसाया था। और आपका फिरोज़ाबाद बसाया था। फिरोज़ाबाद तो मैंने बता दी, जहाँ की कांच की चूड़ियाँ आपका काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। और फिरोज़पुर भी इसने बसाया था, फिरोज़पुर पंजाब में पड़ता है आपका, उसको बसाया था, ठीक है। उसके बाद आपका 1388 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर छोटे मोटे कई शासक आते हैं जो काफ़ी नालायक होते हैं। उनके बारे में आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नालायकों के बारे में ज़्यादा जाना नहीं जाता है। हम लोग इसके बाद इसमें तुगलक वंश के बारे में किसके बारे में देखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आप लोग देख लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, इतिहास बहुत बड़ा है, सारा चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो पूरा 3 साल लग जाता है, मगर फिर भी बीए वाले पूरा इतिहास पढ़ नहीं पाते हैं, जो बीए करते होंगे इतने इतिहास से। 1394 से लेकर 1412, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। और इसी के काल में 1398 में कौन हमला करता है आपका, इसका हमला करता है तैमूर, ठीक है। तैमूर लंग हमला करता है। और जब ये हमला करता था, ये अपना आराम से मस्ती में, ये भी कोई बहुत बढ़िया लायक नहीं था, ये तो अंतिम शासक था, इसकी वजह से इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तैमूर लंग हमला करता है, और तैमूर लंग जब एकदम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, जो दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा मजनू का टीला, ठीक है, उसी मजनू के टीले के ऊपर इत्ती का नाम अपना शासन बैठा था। और वहीं पे जब पहुंच जाता है, इसके मंत्री कहता है कि अरे तैमूर लंग आ गया है, तो कहता है अरे आ गया है तो आने दो, क्या हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। तैमूर लंग हमला करता है 1398 में, और दिल्ली को लूटता है। दिल्ली को लूटने के साथ साथ पूरा आपका इत्ती का नाम चांदनी चौक में 13 दिनों तक एकदम पूरा एकदम लूट मार करके एकदम चौपट कर देता है दिल्ली, ठीक है। इसके शासनकाल में इत्ती का नाम मलिक सरवर जो था, मलिक सरवर जो होता है, ये जौनपुर में इत्ती का नाम, जिसको किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में सरकी वंश की नींव डालता है। मलिक सरवर क्या करता है, सरकी वंश की नींव डाल देता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली जौनपुर को स्वतंत्र, और जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ देता है, जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहते हैं। जौनपुर क्यों इम्पोर्टेंट था, जौनपुर की आप लोग कोई अगर आपके रूम में यूपीजीके का नक्शा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग देखिए जौनपुर ऐसे पोजीशन पड़ता था जैसे आपका ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं दिल्ली पड़ती है, ठीक है। जौनपुर को यहाँ इसलिए बसाया गया था ताकि आपका बंगाल के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। अब इतना लंबा अगर जो दूरी कोई सेना तय करेगी, यहाँ से सेना चली, यहाँ पे आते आते तो पूरा बंगाल में डायरेक्ट आक्रमण करेगी, थक नहीं जाएगी, इसीलिए जौनपुर को स्थापित किया गया था। और जौनपुर का इत्ती का नाम है महत्व वही रहता है जो आपका गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के समय जो पाल वंश था, उस टाइम जो कन्नौज का इत्ती का नाम स्ट्रेचर था, वही आपका जौनपुर का आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम रहता है, मुगल सल्तनत के टाइम रहता है। क्योंकि जो दिल्ली की सेनाएँ होती थी वो आपका जब बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, बंगाल हमेशा से बागी रहता था, बंगाल को कोई भी दिल्ली में
शासन करने वाला कभी कंट्रोल कर नहीं पाया। ठीक है, तो हमेशा जब ये बंगाल के में विद्रोह होता था तो जौनपुर में आकर सेनाएं आराम करती थी, आराम फरमाती थी। फिर उसके बाद यहाँ से आपका रसद वगैरह की सप्लाई होती थी, तब जाके वो बंगाल के ऊपर विजय प्राप्त कर पाती थी। और बरसात के मौसम में कभी आप बंगाल जाइए, बांग्लादेश का कोई वीडियो देखिए, एकदम नदियाँ अपनी उफान पे रहती हैं। इसकी वजह से जौनपुर का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। और इसीलिए आप लोग मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सरकी वंश कोई बहुत बड़ा इति वंश नहीं था, मगर जौनपुर इति का नाम का लोकेशन की वजह से सरकी वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नासरुद्दीन महमूद 1412 तक इसका शासन रहता है, उसके बाद जब ये तैमूर आक्रमण करता है, तैमूर लंग यानी तैमूर लंगड़ा भी जिसको कहा जाता था, ठीक है, जब ये आक्रमण करता है तो उसके बाद ये किसको दिल्ली का कर्ता धर्ता बना देता है, ये दिल्ली का कर्ता धर्ता बना देता है खिज्र खां को। ठीक है, खिज्र खां को ये कर्ता धर्ता बना देता है, क्योंकि इतनी का नाम है तो लंपट था नसरुद्दीन महमूद, तो लंपट होने की वजह से खिज्र खां को इतनी सारा कर्ता धर्ता बना के वापस तैमूर लंग पर्सिया चला जाता है। ईरान जब वापस जाता है तो खिज्र खां शासन अपने हाथ में ले लेता है। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की हत्या इतनी का नाम है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये सैयद वंश की नींव रखता है, सैयद वंश की नींव डालता है। इसका संस्थापक कौन था सैयद वंश का? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ठीक है। और ये बेसिकली उस टाइम जब तैमूर आक्रमण करता है तो उस टाइम ये तैमूर का साथ देता है, इसी वजह से खुश होके। ठीक है, और इसके बारे में, इस वंश के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इस वंश का अंतिम शासक आप लोग देख लीजिए। अंतिम शासक इस वंश का था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आपका आता है लोदी वंश। और थोड़ा मुझे पानी पी लेने दीजिए, उसके बाद लोदी वंश हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अगला हेडिंग आप लोग डालिए लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। बहलोल लोदी। इसका नाम ऐसा है कि मुँह मिट्टी हो जा रहा है। बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? इसने 1451 में लोदी वंश की स्थापना करी और इसका शासन था आपका 1489 तक। ठीक है, इसने बहलोल नामक सिक्का भी चलाया था। बहलोल का नाम तो सही से लिखा, बहलोल नामक सिक्का। अपने सिक्कों पर इसने बहलोल नाम लिखवाया था, बहलोल नामक सिक्के चलवाए। ठीक है, और ये लोदी वंश का संस्थापक था। इसने जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में वापस मिला लिया। सरकी जो शासन था, सरकी वंश था, उनसे जौनपुर को छीन लिया, जौनपुर के ऊपर हमला किया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में वापस से मिला लिया। ठीक है, फिर बहलोल लोदी के बाद आपका कौन शासक बनता है? बहलोल लोदी के बाद आपका शासक बनते हैं हमारे सिकंदर लोदी शासक बनता है। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक था? इसका शासन था 1489 से लेकर 1517 तक। 1489 से 1517। ठीक है, इसके टाइम में 1504 में इसने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा की स्थापना कब करी थी? 1504 ईस्वी में किसने करी? सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है, और इस क्या करता अपना दिल्ली से राजधानी उठाकर आगरा ले जाता है, आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि आगरा की स्थापना किसने करी, तो आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। अब आप लोग बताइए, आगरा के पास अकबर ने एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग उस नगर का नाम बताइए कि उस नगर का नाम क्या था। फिर उसके बाद
आगरा के बाद और इसने क्या कराया था, गज ए सिकंदरी, भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी। जब लेखपाल की क्लासेस होंगी तो उसमें आपका गज ए सिकंदरी के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। गज ए सिकंदरी को ही फॉलो करते हुए बाबर ने थी का नाम भूमि पैमाइश करवाई। फिर उसके बाद आपका अकबर ने उसमें कुछ सुधार करवाए, गज ए इलाही बनवाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे गज ए जहांगीरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे शाहजहां ने उसमें कुछ सुधार करवाए। फिर वही आगे आपके चलते 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 अभी तक आपका यही चल रहा है। ठीक है, गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया, किस लिए, भूमि माप के लिए, भूमि माप के लिए। ठीक है, और इसने ये कविताएं बहुत अच्छी लिखता था। और किस नाम से लिखता था, इसका उपनाम था गुलरुखी। गुलरुखी के उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था। ठीक है, और इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर गज ए सिकंदरी नाम किया गया। ठीक है, और मान विद्या गज ए सिकंदरी नाम से किया गया। और मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत ए सिकंदर शाही इसी के समय लिखा गया, सिकंदर शाही। ये बिंदी क्यों लगा रहा हूँ, सिकंदर शाही। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में केवल इतना ही जानना है। फिर उसके बाद आपका बनता है शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और ये तुगलक वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, इसका शासन था 1517 से लेकर 1512 क्यों लिख रहा हूँ 1517 से लेकर 1526, जब तक कि बाबर भारत पे आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था और योग्य शासक था। काफ़ी बूढ़ा, काफ़ी दिनों तक इसका शासन रहा, हालांकि ये अंतिम शासक था। ऐसा नहीं था कि अंतिम शासक था तो इसी का नाम आंडू पांडू शासक था, काफ़ी इसी का नाम बढ़िया शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 में हुआ था। ठीक है, 1518। किसके किसके बीच में, तो ये हुआ था आपका राणा सांगा और किनके बीच में हुआ था, इस तरीके से मैं निशान लगा देता हूँ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें इब्राहिम लोदी जो होता है वो हार जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो खतौली का युद्ध हुआ था वो आगरा वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हुआ था। राणा सांगा जो थे ये मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ के आसपास का जो इलाका था, आपका जो एटा वाला इलाका है, अभी आपका आज का एटा वगैरह पड़ता है, एटा पड़ता है, अलीगढ़ पड़ता है, इन सब आगरा वाला जो इलाका है इन सब पे अधिकार को लेकर राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोदी इसमें 1518 में हार जाता है, मगर फिर भी राणा सांगा इस आगरे पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। फिर भी अधिकार इसी का नाम अनडायरेक्ट तरीके से ही मगर इब्राहिम लोदी का ही रहता है। उसके बाद राणा सांगा क्या करते हैं, पंजाब में इसका चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उसका नाम पता नहीं उसका नाम क्या था, पंजाब के एक गवर्नर था, उसके साथ मिलकर, ठीक है, राणा सांगा क्या करते हैं, बाबर को आमंत्रण देते हैं। पंजाब का गवर्नर था वो, पंजाब का गवर्नर और राणा सांगा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इत्ती का नाम बाबर को आमंत्रण देते हैं, भारत के ऊपर आओ, तुम आक्रमण करो और इत्ती का नाम इत्ती भारत को लूट लेना, आराम से चले जाना। और बाबर था इन लोगों में, इन सब में सबसे होशियार। ठीक है, वो क्या करता है, इत्ती का नाम आता है 1526 में और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसमें बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। तुगलमा ने युद्ध नीति बेसिकली इसने उज्बेकों से सीखी थी बाबर ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बाबर क्या करता है, तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति में क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि जो इब्राहिम लोदी की सेनाएं तो ज़्यादा थीं, जब सेनाएं इसकी ज़्यादा थीं तो ये बाबर क्या करता है, यहाँ पे भी पहाड़ हुआ करते थे। ठीक है, और बीच में एक पास था, ऐसे मान चलिए ये पहाड़, ये आपके पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी सेनाएं जो थी वो काफ़ी छोटी थी। बाबर की जो सेना थी, ये बाबर की सेना, इसमें आपकी राणा सांगा की भी सेना थी। ठीक है, बाबर और राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर ये सब मिलके इत्ती का नाम है इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो क्या करता है, तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति बाबर ने किससे सीखा था, उज्बेकों से सीखा था। शाहबानी खान था एक, शाहबानी खान, वो उज्बेक
उज़्बेक शाहबानी खान, ठीक है। इससे इसने क्या किया था, ये तुगलमा युद्ध नीति सीखी थी। तुगलमा युद्ध नीति में क्या होता है कि अपनी जो सेनाएं होती हैं वो छोटी छोटी ये बांट देता है और पहाड़ों की तरफ भेज देता है, इन पहाड़ों में, और पहाड़ों में थी छुप कर ये थी तोप हुआ करती थी छोटी सी, उन पहाड़ों के ऊपर से थी का नाम इनकी सेना के ऊपर रात में हमला करता है और ये इसकी सेनाएं तितर बितर हो जाती हैं। उसके बाद ये सामने से इत्तिका नाम में हमला करके इनको परास्त कर देता है, इब्राहिम लोदी की सेना को, ठीक है। आप लोग समझ गए तुगलमा युद्ध नीति क्या है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि तुगलमा युद्ध नीति है क्या, ठीक है। इस तरीके से ये आपका, मैं इसको डीप में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और इब्राहिम लोदी वहीं पे इत्तिकाना में मैदान में मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जो युद्ध मैदान में मारा गया, पहला सुल्तान, पहला एंड अंतिम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अंतिम, पहला और अंतिम सुल्तान है जो युद्ध मैदान में मारा गया, युद्ध मैदान में मारा गया, ठीक है। और इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा जाता है। उसके बाद आपका मुगल वंश की नींव पड़ती है, तो खैर ये हम लोग मुगल वंश में पढ़ेंगे। मगर आइए सल्तनत काल का जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बारे में इत्तिका नाम में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी थे या उस टाइम की साहित्य कृतियाँ थीं, ये सब चीज़ें आपका एग्ज़ाम में पूछ देता है। इसीलिए देखिए आपका जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक वजीर क्या होता था, वजीर आपका वित्त विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री भी एक तरीके से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री भी होता था। फिर उसके बाद सल्तनत काल में कौन प्रशासनिक अधिकारी थे, आरिज मुबालिक किसको कहा जाता था। और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को, ये जो चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। आरिज मुबालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान इंसा या दबीर रसातल ये क्या करता, शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था, यानी किसी दूसरे देश को पत्र भेजना या किसी अधिकारी को पत्र भेजना कि जाकर यहाँ हमला करो, यहाँ कब्जा कर लो, ये किसका काम होता था, दीवान इंसा का, ठीक है। फिर दीवान रसातल ये विदेशी विभाग का अध्यक्ष था। विदेशी विभाग में विदेश जो आपके आज के जयशंकर हैं, जयशंकर क्या बोलेंगे हम, दिल्ली सल्तनत का दीवान रसातल। सद्र ए सुदूर ये धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। काजी उल कुजात ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क करूँ वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुप्तचर विभाग, बरीद मुमालिक, वकील हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधित प्रमुख अधिकारी। फिर सर ए जहांदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। और इसका गठन किसने किया था, इसका गठन किया था, मैंने बताया था ना, इल्तुतमिश ने किया था। फिर आपका मुस्तौफ़ी ए मुबालिक ये महालेखा परीक्षक होता था, आपका आज का कैग, ठीक है। फिर मुशर्रिफ ए मुबालिक ये आपका महालेखाकार होता था, अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट होता था। फिर देखिए प्रमुख अधिकारी और संस्थापक कौन कौन से शासक ने कौन कौन से विभाग की स्थापना करी। बहराम शाह जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, इसने किसकी स्थापना करी, नायब ममलिकात की स्थापना किसने करी थी, बहराम शाह ने। फिर बलबन ने किसकी स्थापना करी, दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत, बाजार को नियंत्रण, मैंने बताया ना, बाजार में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी। और अगर जो कोई चोरी करता था इसके समय में, क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था कि अगर 1 किलो इत्तिका नाम में इतनी चोरी किए तो 1 किलो तुम्हारे शरीर से मांस काट लिया जाएगा शरीर से। इतना कठोर कानून बनाया था बाजार को नियंत्रण करने के लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज भी बनाया था, जो राजस्व की वसूली करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग में सुधार किया था, जब दोआब में कर वृद्धि किया था तो अमीर एक को ही बनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवान खैरात दान विभाग के लिए, और दारुल सफ़ा मैंने क्या बताया था, चिकित्सा विभाग के लिए। और दारुल सफ़ा में ऐसा नहीं है कि केवल इंसानों का इलाज होता था, इसमें आपका जानवरों का भी इलाज होता था, ठीक है, जानवरों का भी इलाज होता था दारुल सफ़ा में। फिर देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कलाएँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके आर्ट्स एंड कल्चर वाले पोर्शन से ही बन रहे हैं, इसीलिए मैं इसको सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का भी चार्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या क्या निर्माण करवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये मैंने बताया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया।
फिर उसके बाद आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। फिर उसके बाद आपका इल्तुतमिश का शासन आया था। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और भारत में ये पहला मकबरा भारत का पहला मकबरा है, भारत का पहला फर्स्ट, जिसमें आपका गुंबद बनाया जाता था। मकबरे बनाना कब शुरू हुए थे? इल्तुतमिश के समय में। और पहला मकबरा भारत में कौन बना था? यही बना था, सुल्तानगढ़ी का। ठीक है, दिल्ली में पड़ता है सुल्तानगढ़ी आपका। 912 नंबर की बस जाती है नई दिल्ली से आपका कहाँ जाती है? सुल्तानगढ़ी। 912 नंबर की बस जाती है। 957 नंबर की बस जाती है। फिर आपका नई दिल्ली से सुल्तानगढ़ जाती थी, क्योंकि मैं उसी बस को पकड़ के वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता जाता था। फिर आपका बलबन के टाइम इसने अपना खुद का मकबरा बनवाया था और मदरसा मस्जिद भी बनवाया था दिल्ली में। फिर उसके बाद लाल महल दिल्ली में कौन बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। और लाल महल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या कराया था? राज्य अभिषेक करवाया था। बलबन के बनवाए लाल महल में ही अभिषेक करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह खिलजी की हत्या करने के बाद। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा आप लोगों ने एक शाहरुख खान की मूवी है, प्रीति जिंटा के साथ, वो मूवी याद नहीं आ रही है। ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, उसी में वो गाना है। तो जो वो गाना शूट हुआ था वो यहीं पे शूट हुआ था। अलाई दरवाज़ा काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाइएगा कभी दिल्ली जाइए, देखिए, घूमिए। ठीक है, वो एक मॉन्यूमेंट नहीं है। और थोड़ा आप लोग जो जातिवाद का या धर्म पे आनर होकर चल रहे हैं, उसको थोड़ा छोड़िए। ठीक है, आप लोगों को सिलेक्शन बीजेपी वाले नहीं दिलाएंगे, आप लोगों को सिलेक्शन और आप लोगों का इंटेलेक्ट इन्हीं सब चीज़ों को देखिए। जीते जागते नमूने हैं। ठीक है, आर्ट्स चाहे आपका इस्लाम का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, आर्ट्स होता है, उसको आर्ट्स की नज़र से ही देखिए। फिर देखिए देखिए, उसके पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मैंने क्या बताया था? 1000 सुतून भी इसने बनवाया था। और जमात खाना मस्जिद दिल्ली में पड़ती है, इसको भी इसी ने बनवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का काल आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया, दिल्ली में ही पड़ता है। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी इसी ने बनवाया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने इसके पिता की हत्या करवाई थी इसी के हाथों। फिर इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया दिल्ली में। और यहीं पे हमारा ये आपका दिल्ली सल्तनत था, ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मुग़ल काल, और मुग़ल काल देखेंगे हम लोग कल। ठीक है, मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत आपका पूरा का पूरा स्वाहा हो गया। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब मुग़ल काल नहीं, उसके पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा विजयनगर साम्राज्य, कोशिश करूँगा विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दूँ। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपका मुग़ल काल में ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत या अकबर या बाबर से ही क्वेश्चन बना करते थे, मगर अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है और इसको का नाम है अब विजयनगर साम्राज्य। जो कृष्णदेव राय थे, हरिहर व बुक्का थे, उनसे भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको विजयनगर साम्राज्य कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और का नाम बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। विजयनगर साम्राज्य के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हों। सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, उसमें मैं आपको शामिल कर दूंगा। सीएचएसएल के क्वेश्चन शामिल करूंगा, एमटीएस के क्वेश्चन शामिल करूंगा, जीडी के क्वेश्चन शामिल करूंगा, एसएससी जेई के क्वेश्चन शामिल करूंगा। 4-5 एग्ज़ाम के क्वेश्चन में शामिल कर दूंगा, ताकि जो अगर छूटा छाटा होगा वो आप लोग क्वेश्चन में अपडेट कर लीजिएगा नोट्स बनाते टाइम। चलिए, धन्यवाद।